जय हिंद दोस्तों इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, लगातार हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं, बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सब चीज़ें। अब ऐसे में मैं कितने सारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी डिस्कशन करता रहता हूं बच्चों के साथ कि हाँ भाई, किस तरीके से आप लोग क्या सोच रहे हैं या आपको क्या पूछना है। वहाँ बच्चों के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट इस तरीके से हो रहती है कि सर क्या हमारी विदेश नीति के बुरे दिन चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं और क्या हैं। तो दोस्तों, असलियत में इसी चीज़ के ऊपर एक डिस्कशन कि क्या भारत की विदेश नीति के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं या बुरे दिन ख़त्म हो चुके हैं या बुरे दिन थे या नहीं थे, उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन, आपका या आपके छोटे भाई बहन का या बच्चों का किसी का भी भविष्य में यूपीएससी तक की तैयारी करने का कोई भी प्लान है, तो दोस्तों असलियत में यूपीएससी की तैयारी कोई किताब पढ़कर नहीं होती। वास्तव में ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, और एक ऐसा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसके अंदर स्टडीज़ के मामले में आपका जो है पर्सपेक्टिव, जो आपका दृष्टिकोण है वो डेवलप करना होता है, अप्रोच डेवलप करनी होती है, सोच विकसित करनी होती है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसकी बेसिक शुरुआत एनसीईआरटी से हो जाती है। भाई कुछ तो हैं वो बॉर्न हीरो होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बॉर्न हीरो होते हैं, यानी वो हीरो पैदा ही हीरो हुए होते हैं। दे आर बॉर्न हीरो। बॉर्न हीरो का मतलब ये है वो पैदा ही हीरो के रूप में हुए हैं, तो उनके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरे वो लोग होते हैं जो भले ही बॉर्न हीरो नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर क्वालिटी है कि उनको तराशा जाए तो वो हीरो के रूप में उभर सकते हैं। ऐसे अगर आप हैं तो उसको ट्राई किया जा सकता है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, यानी आपका कोई भी जानकार या बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, हमारे इस यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। इसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं पढ़ाने वाले, हम पढ़ाएंगे वही एनसीईआरटी, लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच के साथ। 1 घंटे की हमारी क्लास होगी, इससे ज़्यादा क्लास भी नहीं है। 1 घंटे की इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे की अप्रोच डेवलप करेंगे ताकि बच्चा पूरी ताकत के साथ तैयारी करे और आगे बढ़े। और जब जिस समय वो तैयारी करने की सिचुएशन में पहुंचे, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करे, उसका बेस स्ट्रांग हो और साथ में उसकी अप्रोच वही हो जो यूपीएससी को अप्रोच चाहिए होती है। अब दोस्तों, इसकी फ़ीस हमने बहुत ही बेसिक अमाउंट रखा है ताकि किसी भी स्टूडेंट को ये भारी ना लगे। 500 रुपीज़ पर मंथ, जो अपने आप में एक बहुत बेसिक अमाउंट है। इतनी तो लोग ट्यूशन्स की फ़ीस दे देते हैं। ये फ़ीस हम कम इसलिए नहीं रख पा रहे कि कोई छोटा मोटा ब्रांड है, बल्कि हम ये फ़ीस इसलिए कम रख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सौरव गांगुली या ऐसे किसी सेलिब्रिटी को पैसे देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनली टीचर हैं। मैं और मेरे सारे जो भी टीम मेंबर्स हैं वो प्रोफेशनली टीचर्स हैं। हमें किसी को करोड़ों रुपए देकर उससे ये कहलवाने की ज़रूरत नहीं है कि हम पढ़ा कैसा सकते हैं। आप आइए हमारे पास, पढ़ के देखिए, अपने आप आपको पता लग जाएगा हम अच्छा पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए किसी हीरो को, क्योंकि हमें कुछ देना नहीं है, ना किसी सीरीज़ को डेवलप करवा के, कोई एक किसी फैक्ट्री जैसी कोई सीरीज़ को डेवलप करवा के हमारे को आपको ये बताने की ज़रूरत है कि हमारा नाम जान लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पसंद आए आ सकते हैं, नहीं पसंद आए तो भैया आप जाइए, लाखों रुपए फीस भरिए। लाखों रुपए फीस में भी हमसे कहीं कम एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ाएंगे। जो हम पढ़ाएंगे वो उसकी डिफरेंट अप्रोच होगी। बस ये है, वहाँ पर आपको एक शोबाजी कुछ ज़्यादा मिल जाएगी। और क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं तो शायद उन सेलिब्रिटीज़ के कहने से ही आपके पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो जाए। वी आर प्रोफेशनल टीचर्स। एक बार हमें भी ट्राई करके देख लिया जाए स्टडीज़ के मामले में, क्योंकि मैं अगर ये बताऊं कि कौन हीरो अच्छा है और कौन नहीं, और उसी की फिल्म देखो, तो वो अच्छी बात नहीं है। जिसकी फिल्म आपको पसंद आएगी आप उसी को देखोगे। और या फिर मैं आपको ये तो कह नहीं सकता कि आपको वही हीरो पसंद आना चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको ये नहीं कह सकता कि वही हीरो पसंद आना चाहिए, तो कोई हीरो ये कैसे आके बता सकता है कि आपको इसी कोचिंग में जाना चाहिए, जबकि उस कोचिंग के उसके खुद के हीरो के बच्चे तो पता नहीं कहाँ पढ़ रहे होंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर कि अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू कर चुके हैं और आपके एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स मजबूत हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी फीस जो है हमने 500 रुपीज़ पर मंथ की रखी हुई है, ताकि आप में से कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे ना रह जाए। इन नंबर्स के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप। अब इंफॉर्मेशन
के बाद अच्छा आप दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं IAS विद हरिमोहन के नाम से। हम उसके ऊपर काफ़ी सारी मटेरियल UPSC की प्रिपरेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाल चुके हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बुरे दिन, और क्या S जयशंकर सर का जादू चल रहा है, खत्म हो चुका है, कुछ भी। देखिए यार, यहां एक चीज समझ लीजिए, फॉरेन पॉलिसी की एक धार होती है जो समय के अनुसार होती है, और उस समय के अनुसार जो धार है, और वो कभी कुंद पड़ती हुई दिखाई देती है, कभी शार्पनेस दिखाई देती है, लेकिन यहां कोई तलवार नहीं है। ये कोई तलवार नहीं है जो बिल्कुल किसी को मार के बिल्कुल विजयी प्राप्त हो जाए। असलियत में जब तक पड़ोसी देश रहेंगे तब तक विदेश नीति रहेगी, और कभी पाला इस साइड कभी पाला उस साइड, ये तो एक्शन और रिएक्शन है, ये एक तरीके का वेव है। सवाल ये है कि जब आप वेव के हाईएस्ट पॉइंट पर होते हो तब मैक्सिमम पार्ट्स में आपके दुश्मन बनते हुए नजर आते हैं, और जब आप लोवेस्ट पॉइंट पर होते हो तो आपकी वेव के अंदर आपके जो जितने दुश्मन हैं वो आप पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि मतलब विदेश नीति इस लहर की तरह है, कभी ऐसा दिखाई देगा कि आपके सामने कोई टिक ही नहीं रहा, आपकी विदेश नीति अपने सर्वोच्च शिखर पर है और आपके सारे दुश्मन पस्त हैं। ये वेव थी, ये वेव आपके देश में दिखाई दी, या हिंदुस्तान मेरा भी देश है यार, उसमें दिखाई दी अगस्त 2019 में। 5 अगस्त 2019 के अंदर जिस तरीके से इंडिया ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, कश्मीर से धारा 370 हटाकर पूरा सिस्टम बदलकर रख दिया, और पूरी दुनिया चुपचाप मुंह पे उंगली रख के शांत बैठी हुई थी, हर कोई चुप बैठा हुआ था, किसी की कोई औकात नहीं थी, और पाकिस्तान ऐसा तिलमिलाता हुआ नजर आ रहा था, तिलमिलाता हुआ नजर आ रहा था कि जहां जाए उसको सिर्फ और सिर्फ ना या एक तरीके से नकार ही मिले कि ठीक है यार आपसे बात नहीं करनी, या जो भी। लेकिन अगर आप इसके दूसरे फेज को देखेंगे, आज हम बात कर रहे हैं अगस्त 2021 की, 2 साल के अंदर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो यहां पर है अफगानिस्तान के मामले में, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यहां पर नजर आ रही है। कौन से मामले में? अफगानिस्तान के मामले में। मोटे तौर पर आप उठाकर देख लीजिए, ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे इंडिया तो बुरी तरीके से पस्त है, पड़ा हुआ है, सारा पैसा डूब गया, सब कुछ डूब गया, और पाकिस्तान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा करके पूरी दुनिया को पीछे हटा के अपनी सत्ता वहां स्थापित कर ली, और यहां तक कि इंडिया का कोई सुनने वाला नहीं है, इंडिया के पास कुछ करने वाला नहीं है, करने के लिए नहीं है, और इंडिया हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। तो ये फॉरेन पॉलिसी की वेव ही तो है, फॉरेन पॉलिसी की वेव ही तो है कि तालिबान के अंदर सत्ता पे कब्जा किया, पंजशीर को हराया, पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा किया, पाकिस्तान ही पाकिस्तान है। सलाउद्दीन हक्कानी जैसे या सिराजुद्दीन हक्कानी जो भी है, हक्कानी जैसे नेटवर्क्स को काबुल पर इस्टेब्लिश किया, और इंडिया को वहां पर किसी तरीके के पैर नहीं जमाने दिए। इसका मतलब यह है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सबसे निचले स्तर पर है। तो सवाल यह है कि क्या रियली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी निचले स्तर पर है? तो मेरा मानना यह है ऐसा कुछ नहीं है। हां, अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान है? नहीं। क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है? नहीं। क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा केवल कश्मीर है? या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर नेपाल भी है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में भूटान भी है, म्यांमार भी है, साउथ ईस्ट एशिया भी है, मलेशिया इंडोनेशिया भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, मलेशिया मालदीव्स भी है, मॉरिशस भी है, ये वाले एरियाज क्या नाम है इनका, सऊदी अरेबिया से लेकर मिडल ईस्ट भी है, रशिया भी है, उसके बाद नाटो भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज के दिन हम सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के नाम पर ही देखें कि नहीं, केवल और केवल अफगानिस्तान के अंदर ही इंडियन फॉरेन पॉलिसी है और अफगानिस्तान में हार गए, इसका मतलब सब जगह से हार गए? हम ये कैसे भूल सकते हैं
कि इंडिया के स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर अगर आप देखें तो नेपाल के अंदर जो नेपाली कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया की फेवर की गवर्नमेंट आ चुकी है। और अभी कुछ ही दिन पहले नेपाल से ही खबर आई थी कि जो इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगा या इंडिया के अगेंस्ट इलीगल प्रोटेस्ट करेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कुछ नेताओं ने या कुछ कार्यकर्ताओं ने मोदी जी का पुतला फूंकने की कोशिश करी, उन्हें उठा के जेल में डाल दिया। और थोड़े टाइम पहले तक जब वहां पर प्रो चाइना गवर्नमेंट थी, केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट थी, तो एंटी इंडिया मूड को सपोर्ट किया जा रहा था। यानी कहीं ना कहीं इंडिया में नेपाल के अंदर इंडिया का एक इन्फ्लुएंस बढ़ा और चाइना को वहां पर मुंह की खानी पड़ी। भूटान फॉरएवर फ्रेंड है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन म्यांमार के अंदर आर्मी के साथ भले ही पूरी दुनिया के सामने इंडिया का कोई डायरेक्ट इंपैक्ट ना हो, लेकिन म्यांमार की आर्मी इंडियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को खुले तौर पर छूट नहीं दे रही, ये एक साफ बात है। और यहां हमारे नॉर्थ ईस्ट का मामला अभी शांत है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। बांग्लादेश जो है वो कभी क्वाड ज्वाइन करने की बात कर रहा है, कभी ब्रिक्स ज्वाइन करने की बात कर रहा है, कभी और दूसरे इन्फ्लुएंसेस के अंदर चाइना को हड़काते हुए दिखाई दे रहा है। और इंडिया के साथ उसके रिलेशंस अगर दही खिचड़ी वाले या घी खिचड़ी वाले नहीं हैं, यानी बहुत मधुर नहीं है, तो ऐसे भी नहीं है कि कोई दुश्मन हो, बहुत बढ़िया दो रिलेशंस है। सबसे बड़ी बात यहां पर श्रीलंका की है कि श्रीलंका जिस तरीके से कंगाल हो रहा है, उसका खजाना खाली हो रहा है, यहां पर इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है महिंद्रा राजपक्षे सरकार के अगेंस्ट गेम खेलने की और उन्हें उखाड़ फेंकने की। तो यहां अपॉर्चुनिटी डेवलप हो चुकी है और अगर इंडिया यहां कामयाब हो जाता है तो एंटी चाइना मूड डेवलप करते हुए यहां पर कोई देर नहीं लगाएगा। मालदीव्स के अंदर लगभग चाइना को बाहर करने में इंडिया कामयाब है। मॉरिशस के अंदर आपका एक नेवल बेस बन रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अरब कंट्रीज के तेल के मामले को छोड़ दिया जाए तो आपके रिलेशंस उनके साथ अच्छे हैं। और पाकिस्तान ईरान के अंदर भाई जब तक अमेरिका के अंदर ट्रंप था, ईरान के ऊपर दबाव बनाने के लिए इंडिया ने ईरान को थोड़ा नाराज किया, लेकिन ईरान के साथ दोबारा से वही रिलेशंस डेवलप करने की बात हो रही है। नाटो नेशंस में पकड़ अच्छी है, रशिया के साथ पकड़ अच्छी है, दोस्ती अच्छी है। अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने या उनके नेशनल सिक्योरिटी के जो चीफ हैं उन्होंने एनएसए अजीत डोवल से बातचीत करी और उनको थोड़ा ये कहा गया आपके मतलब इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर। शॉर्ट में जापान के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ओवरऑल अगर मोटे तौर पर उठाकर देखा जाए एक गेम चल रही है जो अलग अलग डायमेंशन से जुड़ी हुई है, उसकी एक खाने में इंडिया हारता हुआ नजर आ रहा है। यानी अफगानिस्तान में हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए नजर आ रहा है, लेकिन बाकी जगह पर अगर देखें तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बहुत अच्छे अचीवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब सत्ता में परिवर्तन होता है और कुछ सिस्टमैटिक चेंजेस आते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी को, अपनी स्ट्रेटेजी को रीशफल करना होता है। यानी इस साल दो सबसे बड़े डेवलपमेंट्स को अगर आप उठाकर देखेंगे तो इंडिया के आसपास सबसे बड़ा डेवलपमेंट इंडिया के लिए हुआ कि अमेरिका के अंदर ट्रंप गए और जो बाइडन आए। अमेरिका के अंदर ट्रंप गए और जो बाइडन आए। जो बाइडन की पॉलिसीज क्या होंगी, कैसी होंगी, इसके लिए इंडिया को इंतजार करना था। सो इंडिया ने इंतजार किया और तरीके से इंतजार किया। और दूसरी तरफ अगर यहां पर देखा जाए तो दुनिया में इस समय पर सबसे बड़ा जो चेंज आया वो अफगानिस्तान के अंदर आया। और अफगानिस्तान की सिचुएशंस ऐसी हैं कि अभी तक पिछले 20 साल या कम से कम 10-12 साल खासकर इंडिया के फेवर वाली गवर्नमेंट थी और नई डेवलपमेंट के अनुसार इंडिया के फेवर वाली गवर्नमेंट हार गई और चाइना पाकिस्तान के फेवर वाली गवर्नमेंट आ गई।
यहां इंडिया हारता हुआ दिखाई दिया कि इंडिया ने अपनी फेवर वाली गवर्नमेंट को वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया, और इंडिया के क्रिटिक्स, जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्रिटिक्स हैं, वो यहां पर ये कह रहे थे कि इंडिया ने अपने साथियों को मरने के लिए छोड़ दिया, यहां इंडिया को अपनी आर्मी सपोर्ट या कोई ना कोई सपोर्ट भेजनी चाहिए थी। असलियत में वहां पर सिचुएशंस, उनके हारने का सबसे बड़ा कारण वहां की लीडरशिप क्राइसिस था और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और वहां पर कहीं ना कहीं जो भी मामले रहे हों, लेकिन इंडिया अगर उस टाइम पर सीधे जाकर अफगानिस्तान की लड़ाई में कूद पड़ता तो आई कैन गारंटी, मैं गारंटी दे सकता हूं पूरी दुनिया में इंडिया अलग थलग पड़ जाता और चाइना और पाकिस्तान को मौका मिल जाता इंडिया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करने का और दुनिया का माहौल बनाने का। जब पूरी दुनिया चुप बैठी हुई है तो इंडिया को वेट एंड वॉच की सिचुएशंस देखनी पड़ेंगी, और ये मौका नहीं देना था कि तालिबान ये दावा करता कि हमने तो कहा था कि हम कोशिश करेंगे और अच्छी सरकार देंगे, लेकिन यहां अच्छी सरकार देने का इंडिया ने टाइम ही नहीं दिया। यहां पर तालिबान को मौका दिया और तालिबान ने इंटरिम गवर्नमेंट में ही दिखा दिया कि भैया तुम जैसे बेवकूफ हो, तुम हमारे पर भरोसा नहीं कर सकते या हम भरोसे के लायक नहीं हैं। और जैसे ही ये सिचुएशन आई दोस्तों, इंडिया कि जो फॉरेन पॉलिसी यहां लोगों को नजर आ रही है, मुझे नजर नहीं आ रही। फॉरेन पॉलिसी में वेव्स होती है। हां, अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में आपको यह वाला फेज नजर आ सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान के टर्म्स में यह वाला फेज नजर आ सकता है कि पाकिस्तान जीता हुआ है और हिंदुस्तान हारा हुआ है? पाकिस्तान जीता हुआ है और हिंदुस्तान हारा हुआ है। इस फेज में तो हम नजर आ सकते हैं, लेकिन क्या 100% ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। 100% ऐसा नहीं है। कारण उसका यह है, अलग अलग स्फीयर्स के अंदर इंडिया ने बहुत पोजीशन को मजबूत किया है, बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी चल रही है। बस अफगानिस्तान के मामले में क्योंकि हमने वेट एंड वॉच की सिचुएशन को देखा कि दुनिया कहां खड़ी है और वहां पाकिस्तान, चाइना और तालिबान क्या कहां खड़े हैं और तालिबान खुद क्या चाहता है। अब पिक्चर साफ हो गई है। उस टाइम धुंधला था, गर्द उड़ी हुई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तूफान जब आ रहा हो कहीं पर तो वहां जाकर खड़े होकर चौधरी बनने की जरूरत नहीं होती। वेट करो, तूफान के गुजरने का इंतजार करो, फिर हम अपनी नीति चलाएंगे। यहां ऐसा ही था। अब इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दिया और स्ट्रेटेजी के अंदर आप देखेंगे अब खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। अब खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं और उन खबरों में स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है कि भैया इंडिया जो है वो अब अपनी गोटियां या अपनी चालें चलना शुरू कर चुका है। क्योंकि ईरान भी नाराज है तालिबान से, रशिया भी नाराज है तालिबान से, अमेरिका भी नाराज है, नाटो कंट्रीज भी नाराज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई दूर खड़े हुए हैं, कतर चौधरी बन रहा है, इसके अलावा कोई चौधरी नहीं है। पाकिस्तान को लपेट लेंगे, बाद में देखी जाएगी। और अब इंडिया को वहां पर अपना गेम खेलने का मौका मिला। तो फॉरेन पॉलिसी का ये जो ग्राफ है, अगर यहां सबसे नीचे है तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर महसूस करें तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि हिम्मत हार गए तो सबसे बड़ी सिचुएशन खराब हो जानी है। यहीं से तो आगे चढ़ाई शुरू है, दुनिया बदलने की तरफ आगे बढ़ेंगे आप। यहीं से बदलना शुरू होगा, यहीं से आपको बढ़ना शुरू करना है। आगे इसमें कहां तक क्या सिचुएशन जाती है वो तो वक्त के साथ हम डिसाइड करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।